कहानी एक्सप्रेस विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी लौटते कदम। सुपर्णा कालका मेल को धीरे धीरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आते हुए देख रही थी। इस सफर का इंतजार उसने बरसों से किया था। मैडम कुली चाहिए? एक कुली ने आकर पूछा तो उसने ना में सर हिलाया। बोगी नंबर A2 उसकी आंखों के सामने से गुजरा। उसने अपना सूटकेस उठाया और A2 की तरफ चल पड़ी। उसे सूटकेस थोड़ा भारी लग रहा था। उसने खुद को एक बार कोसा, कौन आज के ज़माने में बिना ट्रॉली वाला सूटकेस लेके ट्रैवल करता है भाई। लेकिन उसके मन ने उसे याद दिलाया कि वो जानबूझकर इस सफ़र पर यह सूटकेस लेकर आई थी। A2 में घुसने के लिए उसे थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उस भारी से सूटकेस को उसने अंदर धक्का दिया और फिर खुद उछलकर बोगी में सवार हो गई। सूटकेस को अपने पीछे खिसकाते हुए वो सीट नंबर 31 पर पहुंची। ट्रेन कालका से दिल्ली आई थी, इसलिए उसमें पहले से ही पैसेंजर थे। सुपर्णा ने कूपे में नज़र घुमाई। ऊपर की 2 सीट पर लोग सो रहे थे। नीचे वाली सीट पर एक वृद्ध महिला थी जिन्होंने उसको देखते ही गुड मॉर्निंग वाली मुस्कान दी। साइड की दोनों बर्थ खाली थीं, लेकिन उन पर चादरें बिछी हुई थीं। सुपर्णा ने अपना सूटकेस सीट के नीचे रखा और अपनी सीट पर बैठी तो सामने बैठी महिला ने पूछा, कहाँ तक? सुपर्णा ने जवाब दिया, हावड़ा। महिला ने एक निश्चिंतता वाली मुस्कान दी और बोली, मेरा सामान देखोगी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। सुपर्णा ने सर हिला दिया। वो महिला गई तो सुपर्णा ने कांच की खिड़की के बाहर देखा। बारिश फिर शुरू हो गई थी। पिछले 4 सालों में जब भी बारिश हुई थी, सुपर्णा ने चाहा था कि उसके दिल में जमी यादों को धो जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मगर आज की बारिश सुपर्णा के मन में बसी यादों को नहीं बल्कि एहसास को हरा कर रही थी। घर वापसी का एहसास शायद इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास होता है। खिड़की पर ढलकती बूंदों के उस पार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म को देखकर सुपर्णा ने एक गहरी सांस ली। 8 साल से वो इस शहर में थी। कहने के लिए कुछ भी अपना नहीं था उसका इस शहर में, लेकिन यही शहर था जो 8 सालों से उसके सर पर छत बनकर टिका हुआ था। 4 साल हो गए थे उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हुए। आदिल से डिवोर्स के बाद कॉलेज का स्टाफ क्वार्टर उसके लिए घर हो गया था। कल सुबह जब वो एक लंबी छुट्टी की अर्जी देने प्रिंसिपल के पास गई तो उन्होंने उसकी एप्लीकेशन पर नज़र डालते हुए पूछा था, पहली बार लंबी छुट्टी लेके जा रही हो सुपर्णा? कहीं घूमने जा रही हो? सुपर्णा हौले से बोली, अब बहुत हो गया घूमना मैम, अब घर जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में थकान और एकाकीपन घुला हुआ था। वो इस एक सफ़र पर सालों से जाना चाहती थी। वजह भी बहुत सारी थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उस शाम आए एक फ़ोन कॉल ने उसके मन में बैठे डर को धो दिया था। वो स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी जब रिसेप्शन से कॉल ट्रांसफ़र करते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कहा था, मैम आपका कोलकाता से फ़ोन है, कोई बागची मैंशन से। बागची मैंशन नाम सुनते ही सुपर्णा की आंखों में लाल दीवारों वाला वो घर घूम गया। वही इमारत जिसमें वो माँ का प्यार, बाबा का दुलार, अपने भाइयों का लाड सब छोड़ के आ गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से रिसेप्शनिस्ट से कहा, दे दो। और फिर पल भर का इंतजार, सालों बाद एक जानी पहचानी आवाज सुनने के लिए। हेलो छुटकी। आवाज सुनते ही सुपर्णा की आंखें भर आई थीं। 8 साल बाद उसे कोई छुटकी पुकार रहा था। छुटकी। वो जानती थी कौन था फोन पर, फिर भी उसने भर्राई आवाज में पूछा, मैं हूं तुम्हारा दादा मोनी, कैसी है तू छुटकी? उनकी आवाज में घुला प्यार सुपर्णा को कमजोर किए जा रहा था, मगर पल भर बाद ही सुपर्णा का मन आशंकित हो गया। दादा मोनी, माँ? हाँ, माँ बीमार है, दादा मोनी बांग्ला में बोले। तुझसे मिलना चाहती है रे छुटकी, कोलकाता आ पाएगी तू? उस कॉल के साथ सुपर्णा और 1000 किलोमीटर दूर बैठे उसके दादा मुनि साथ रोए थे। आंसुओं में बह गया था सालों का जमा हुआ अभिमान, गुस्सा, सब कुछ।
दादा मोनी ने आदिल के बारे में कुछ पूछा नहीं और न ही सुपर्णा ने उनको कुछ बताया। वो इस पल को खराब नहीं करना चाहती थी। 8 साल बाद उसे घर वापस बुलाया जा रहा था और कॉल खत्म करते ही वो घर वापसी की तैयारी में जुट गई थी। अगले दिन सुबह ट्रैवल एजेंट का फोन आया। मैम, आपने कालका मेल के लिए कहा था लेकिन उसमें कोई टिकट नहीं है। कहिए तो फ्लाइट टिकट करवा दूं या कोई और ट्रेन में देख लूं? ज़रा तत्काल में भी देख लीजिए। अरे मैडम, कहाँ ये मेल के चक्कर में है, सुपरफास्ट करवा देता हूँ। सुपर्णा को अब हल्का सा गुस्सा आया। कुछ चीज़ें इतनी निजी होती हैं कि उनको किसी को बताया नहीं जा सकता। कालका मेल और उससे जुड़ी यादें थी ही ऐसी। कैसे बताती वो अरोड़ा जी को कि वो ट्रेन उसको नहीं बल्कि उसकी यादों को भी वापस लेके आएगी। एक सफर जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए कालका मेल जरूरी थी। अरोड़ा जी, अगर मुझे कोई और ट्रेन या प्लेन चाहिए होता तो मैं आपको कालका मेल क्यों बोलती? आप कोशिश कीजिए और कैसे भी एक टिकट अरेंज करवाइए। अरोड़ा जी ने फोन को रखा तो सुपर्णा के जहन में कालका मेल की यादों ने पटरी पकड़ ली। कालका मेल में ही पहली बार वो आदिल के साथ दिल्ली आई थी, अपने सपनों को लेकर, नए दिनों की उम्मीद लेकर। पीछे छोड़ आई थी वो लाल रंग का बागची मैंशन, उसकी हरी खिड़कियां, कॉलेज स्ट्रीट की वो गली और अपनों से भरा वो शहर जहां उसने बचपन बिताया था। जवानी के उस दौर ने उसे ये बुद्धि दे दी थी कि दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो वो है प्यार। और उस एक सीख ने आदिल को उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान बना दिया था। बिना किसी को बताए वो एक शाम आदिल का हाथ पकड़कर निकल गई थी इसी ट्रेन से जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने। जैसे ही ट्रेन हावड़ा से चली थी, अनजाने में ही सुपर्णा की आंखों से आंसू उमड़ पड़े थे और उसके बगल में बैठे आदिल ने हौले से कहा था, सब वक्त पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, हम मिलके सब ठीक कर लेंगे। वक्त कितना सही था आदिल। ताकतवर वक्त का ही तो खेल था कि आज उसी कालका मेल से सुपर्णा सिर्फ इसलिए जाना चाहती थी ताकि वो उस रिटर्न जर्नी में आदिल से जुड़ी अपनी तमाम यादों को, सपनों को लौटा सके, आजाद हो सके। वो आदिल के साथ गुजारे वक्त को याद कर ही रही थी कि दादा का फिर फोन आ गया। हेलो, टिकट पे आशीष? दादा की आवाज में बसी बेसब्री सुपर्णा को सुकून दे गई थी। ना दादा, कोशिश कर रही हूं, आप चिंता मत करिए, पहुंच जाऊंगी बागची मैंशन। मुझे भी वहां आने की उतनी ही जल्दी है। सालों से नहीं देखा है आप लोगों को और बागची मैंशन को। आप बस माँ का ख्याल रखिए प्लीज। बागची मैंशन, सुपर्णा ने थोड़ा इतरा कर कहा था। वो घर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का गुरूर था। वहां वापस जाने की खुशी उसकी आवाज में झलक रही थी। क्या तू भी ट्रेन के झमेले में पड़ी हुई है? फ्लाइट ले लेना, इतना पैसा बचा के करेगी क्या? भैया की हंसी सुपर्णा को कुछ अलग सी लगी। हाँ हाँ आती हूं, कहते हुए सुपर्णा ने फोन रख दिया था। दादा मुनी और छोटा की लाडली थी वो। भाभी भी खूब लाड़ देती थी। न कोई उसको घर में कुछ कह सकता था, न ही बाहर। वो बागची मैंशन की राजकुमारी थी। उसकी हर मांग पूरी कर देते थे दोनों भाई मिलकर। लेकिन जब उसने आदिल मांगा था तो दोनों के सर पर खून सवार हो गया था। कॉलेज के बाहर आकर आदिल को पीटने के लिए तैनात किए गए गुंडों ने सुपर्णा को 20 साल की छोटी उम्र में इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। वो जानती थी कि कलकत्ते में उनको कोई सुकून से जीने नहीं देगा, इसलिए दोनों वहां से दिल्ली आ गए थे। जो लोग सुपर्णा को दुनिया की तमाम खराबियों से बचाए रखते थे, अचानक उनको सुपर्णा और आदिल में ही तमाम खामियां नजर आने लगी थीं। सब ने उससे सारे संपर्क तोड़ दिए। वक्त ने यह साबित कर दिया था कि उसने गलत फैसला लिया था, लेकिन तब तक पीछे मुड़ के वापस जाने के तमाम रास्ते मिटा दिए जा चुके थे। शादी के बाद आदिल में आया बदलाव सुपर्णा को परेशान कर जाता। ये वो आदिल था ही नहीं जिसके साथ सुपर्णा ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। शुरू में सुपर्णा ने सोचा कि शायद इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी ने उसको हिला दिया है, लेकिन दिन ब दिन आदिल दोस्त कम और एक संकीर्ण मानसिकता वाले इंसान में
तब्दील होने लगा था। उसके बाहर जाने पर रोक, किसी से मिलने पर रोक, घर के कामों में नुक्स निकालना, ये रोजमर्रा की परेशानियों में शामिल हो गया था। उधर शादी के बाद ही बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। 3 साल बाद जब उन्होंने दम तोड़ा तब घर वालों ने उसको बताना तक जरूरी नहीं समझा। महीने भर बाद आदिल के किसी परिचित ने खबर दी थी। आदिल ने भावविहीन आवाज में यह खबर उसके सामने रख दी थी। खूब रोई थी उस दिन वो। जो आंसू बहे थे वो बाबा के लिए थे या अपने परिवार की बेरुखी पे थे या आदिल की भावविहीनता पे, वो नहीं जानती थी। मगर हाँ, उसके अंदर उसका स्वाभिमान सख्त हो चला था और वो समझ गई थी कि आदिल और उसके बीच बढ़ती दरारों को अब कोई एहसास भर नहीं पाएगा। कितना कुछ हो गया था इन 8 सालों में। एक समय आया था जब वो अकेली, बिल्कुल अकेली रह गई थी। आदिल अपने अहम की छत के तले उसके बिना खुश था। घर वालों ने अपने मन से उसका नाम मिटा दिया था और वो टूटी फूटी यादों को अकेले संभालने में लगी थी। कितनी ही रातों को वो सपने में खुद को बागची मैंशन में पाती, माँ की गोद में सोए हुए, उस बड़े से टेबल पर दादा मोनी और छोटदा के साथ बड़ी सी थाली में खाते हुए, बचपन के दोस्तों के साथ उस बड़े से लॉन में खेलते हुए। वही दोस्त जो उससे कभी कभी सिर्फ इसलिए भी दोस्ती करते थे ताकि बागची मैंशन को भीतर से देख सकें। ऐसे सपनों से वो जब भी उठती तो खुद को और अकेला पाती। आज भी उसके रूह का पता था बागची मैंशन। वो अतीत के कुएं में और गिरती, इससे पहले ही ट्रैवल एजेंट का फिर फोन आ गया। मैडम, प्रीमियम तत्काल में कल का टिकट मिल गया कालका मेल में। महंगा पड़ा लेकिन आपका काम हो गया है। और आखिरकार आज सुबह 6 बजे अपने साथ वही सूटकेस लिए जिसे वो लेकर दिल्ली आई थी, सुपर्णा एक अधूरे सफर को पूरा करने निकल पड़ी थी। कालका मेल के A2 कोच की सीट नंबर 31 पे बैठी सुपर्णा अपनी यादों में गुम थी कि वो वृद्ध महिला सीट पर वापस आ गई। उनके थैंक यू ने सुपर्णा को यादों से बाहर निकाला, लेकिन उसने खिड़की से नजरें नहीं हटाईं। उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पे टिकी थी। प्लेटफॉर्म पर चाय वाला अपनी केतली भर रहा था। किताब के स्टॉल पर एक लड़का किताबें सही से लगा रहा था। लाल कमीज पहने कुली इधर उधर दौड़ रहे थे। सुपर्णा के मन में एक ख्याल कौंधा, क्या ये लोग तब भी वही होंगे जब वो पहली बार इस स्टेशन पर कालका मेल से उतरी थी? क्या ये साक्षी थे उसके सफर के? ट्रेन बस हिली ही थी कि फोन बज उठा। दादा का फोन था। छुटकी, ट्रेन में बैठ गई क्या? सुपर्णा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। दादा मोनी बदले नहीं थे, वो पहले जैसे ही थे जब उनको घड़ी घड़ी उसकी फिक्र लगा करती थी। वो बोली, हाँ दादा, आप फिक्र मत करो, मैं बड़ी हो गई हूं। दादा हंस पड़े, बोले, अरे पता है बड़ी हो गई है तू, लेकिन सुन, एक जरूरी बात करनी है तुझसे, लेकिन पहले प्रॉमिस कर तू नाराज नहीं होगी। सुपर्णा ने फोन कान के और करीब लाते हुए कहा, कहिए ना दादा। दादा कह रहे थे, छुटकी, मैंने तुमसे झूठ बोला, माँ की तबीयत एकदम ठीक है। घर में बंटवारा हो रहा है इसलिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। ये बात मैं तुमको पहले बताता तो तुम यहाँ आती नहीं, इसलिए। दादा, इतना बड़ा झूठ माँ के बारे में? कहते हुए सुपर्णा ने फोन काट दिया। निराशा और गुस्से का गुबार उठ रहा था उसके अंदर। आज तक खुद अकेले रहने के बावजूद उसे एक उम्मीद थी कि उसका कहीं एक घर है, बागची मैंशन है, एक परिवार है जो उसको किसी दिन अपना लेगा, लेकिन उसका घर, उसका परिवार बिखर रहा था और उसकी एकमात्र उम्मीद टूट रही थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी लौटते कदम का पहला हिस्सा। सालों बाद घर वापस लौट रही सुपर्णा को पता चलता है कि उसे मां की बीमारी का बहाना देकर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उसके घर का बंटवारा हो रहा है। क्या अपनी उम्मीद टूटने से वो ये सफर अधूरा छोड़ देगी या किसी और मकसद को वो मंजिल बनाकर ये सफर जारी रखेगी? ये जानने के लिए सुनिएगा कहानी लौटते कदम पार्ट 2।